नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। आज हम लोग प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Now let's see the first question of this video. Which two texts among the following are linked to literary feminism? तो फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले वो दो टेक्स्ट बताने हैं। ऑप्शन है अ स्मॉल प्लेस, द येलो वॉलपेपर, एम्मा, अ रूम ऑफ वंस ओन। राइट ऑप्शन विल बी 3, B and D. द येलो वॉलपेपर, अ रूम ऑफ वंस ओन। लिटरेरी फेमिनिज्म क्या होता है? लेट्स सी। लिटरेरी फेमिनिज्म सपोर्ट्स द फेमिनिज्म गोल ऑफ डिफाइनिंग, एस्टेब्लिशिंग एंड डिफेंडिंग इक्वल सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन थ्रू लिटरेचर। तो लिटरेरी फेमिनिज्म वो होता है जिसमें फीमेल के लिए सपोर्ट की जाती है ताकि उन्हें इक्वल सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स मिल सकें। तो फेमिनिज्म मीन्स वुमेन को सपोर्ट करने वाले लिटरेचर ही लिटरेरी फेमिनिज्म के अंतर्गत आते हैं। द येलो वॉलपेपर, ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था 1892 में चार्लोट पर्किंस गिलमैन के द्वारा, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। द रूम ऑफ वंस ओन 1929 में। ये बुक वर्जीनिया वुल्फ की है। द वर्क इज बेस्ड ऑन टू लेक्चर्स ऑफ वुल्फ। तो ये जो वर्क है वो वर्जीनिया वुल्फ के 2 लेक्चर्स पे आधारित है। 2 के स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। बुक का सब्जेक्ट फेमिनिज्म है। इसका जेनर है एसे, नॉन फिक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थियरिस्ट पोस्टेड अ सेपरेट रियल्म ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस कैप्चर्ड इन स्टाइल ऑफ राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम मेंस। तो इनमें से वो कौन से फेमिनिस्ट थियरिस्ट हैं जिन्होंने फीमेल एक्सपीरियंस के लिए अलग फील्ड बनाया है जो उनकी राइटिंग में नज़र आता है? एलेन सॉल्टर, ल्यूस इरिगेरी, कैट मिलेट, सिमोन डी बीवर, हेलेन सिक्सॉस। तो इनमें से वो फेमिनिस्ट थियरिस्ट कौन है बताना है। चूज करना है राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज 4, B and E, लुइस इरिगेरी एंड हेलेन सिक्सॉस। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। हेलेन सिक्सॉस कौन है? ये प्रोफेसर हैं, फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट, प्लेराइट, फिलोसोफर, लिटरेरी क्रिटिक। तो इतने सारे इनकी फील्ड है। सिक्सॉस इज बेस्ट नोन फॉर हर आर्टिकल। ये अपनी एक आर्टिकल के लिए बहुत ही फेमस है। आर्टिकल इज द लाफ ऑफ द मेडुसा which established her as one of the early thinkers in post structural feminism। तो इस आर्टिकल की वजह से वो पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म के अर्ली थिंकर्स बन गई हैं। हेलेन सिक्सॉस, आर्टिकल द लाइफ ऑफ द मेडुसा। ल्यूस इरिगेरी, ये कौन है? बेल्जियन बोर्न फ्रेंच फेमिनिस्ट है, फिलोसोफर, लिंग्विस्ट, कल्चरल थियरिस्ट, who examine the uses and misuses of language in relation to women। वुमेन को लेकर जो भी यूज मिसयूज लैंग्वेज का होता है उसी को लेकर ये एग्जामिन करती हैं ल्यूस इरिगेरी। तो ये फेमिनिस्ट थियरिस्ट है हेलेन सिक्सॉस एंड ल्यूस इरिगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करेक्टली द बेसिक एंजिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिक एंजिप्शन को कौन करेक्टली डिस्क्राइब करता है इन स्टेटमेंट्स में से, उसे चूज करना है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, A, D and E ओनली। ए वाली स्टेटमेंट क्या कहता है? स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न विथ साइन एंड सिग्निफिकेंस। तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है साइन और सिग्निफिकेंस पे को वैल्यू देता है। ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरलिज्म challenges the long-standing belief that literature reflects a given reality। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता है? एक चैलेंज देता है
तो जो चैलेंज है वो लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ की चैलेंज है, जिससे लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स करता है रियलिटी में। अनदर ऑप्शन इज ई, स्ट्रक्चरलिज्म ये भी कहता है कि ऑल साइंस आर आर्बिट्री बट विदाउट देम वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड रियलिटी। तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या है कि जितने भी साइंस है वो सभी आर्बिट्री हैं, लेकिन उनके बिना हम कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, वास्तविकता को समझ नहीं सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ए डी ई। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। ये क्या है? अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग सच थिंग्स एज लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक मेथड है इंटरप्रेट और एनालाइज करने का किसी लैंग्वेज, लिटरेचर और सोसाइटी को, और ये फोकस करता है स्ट्रक्चर के आइडियाज़ और एलिमेंट्स जो कंट्रास्टिंग है उस पर ये स्पेशली फोकस करता है, एंड अटेम्प्ट टू शो हाउ दे रिलेट टू द होल स्ट्रक्चर। साथ ही ये होल स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन भी प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू टर्म्स एमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। तो इनमें से वो दो टर्म्स बताने हैं जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म को बिलोंग करता है या उससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस ऑरा, एक्टेंट, नरेट, डिफेमिलाइजेशन, फोरग्राउंडिंग। राइट ऑप्शन फॉर डी एंड ई। डी में क्या है? डिफेमिलाइजेशन एंड फोरग्राउंडिंग। ये दो जो टर्म है वो फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है? ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अप्रोच है विच प्रोवाइड्स रीडर्स विथ अ वे टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय अ वर्क। तो ये रीडर्स को क्या करता है? समझने के तरीके को बताता है, और वो ताकि उस वर्क को समझ सके और एंजॉय कर सके। फॉर इट्स ओन इनहेरेंट वैल्यू एज अ पीस ऑफ लिटरेरी आर्ट। तो किसी भी वर्क को जो रीडर्स हैं उसके इनहेरेंट वैल्यू को समझ सके और एंजॉय कर सके, उसी का ये एक अप्रोच है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक क्या है? ये क्या करते हैं? स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एनालाइजिंग। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, कोई टाइम एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा सा वक्त देते हैं, और साथ में टाइम एनालाइजिंग पे तो वक्त देते हैं, आयरनी पे भी, पैराडॉक्स, इमेजरी एंड मेटाफर। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टाइम एनालाइजिंग, आयरनी, पैराडॉक्स, इमेजरी एंड मेटाफर पे बहुत फोकस करते हैं। कुछ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स हैं क्लिंथ ब्रुक, जेसी रैनसम, आई ए रिचर्ड, एलन टेल, आर.पी. ब्लैकमोर। ये फॉर्मलिस्ट क्रिटिक हैं। Now the next question, who among the following believe that rhyme is not an integral part of poetry? तो इनमें से कौन है जो कहता है कि राइम जो है पोएट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है? विलियम वर्ड्सवर्थ, होरेस, सैमुअल डेनियल, फिलिप सिडनी। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, बी एंड डी, होरेस एंड फिलिप सिडनी। होरेस एंड फिलिप सिडनी राइम को पोएट्री का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते हैं। फिलिप सिडनी के बारे में डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। लेट्स सी, इट्स टाइम फॉर होरेस। लीडिंग रोमन लिरिक पोएट ऑगस्टस एज। होरेस जो है वो रोमन लिरिक पोएट हैं ऑगस्टस एज के। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ओड्स, द आर्ट ऑफ पोएट्री, crafted elegant hexameter verses and caustic iambic poetry। होरेस जाने जाते हैं हेक्सामीटर वर्सेस के लिए और कास्टिक आइम्बिक पोइट्री के लिए। जॉन ड्राइडेन ने इनके लिए कहा था अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव। ये जॉन ड्राइडेन का कोट है होरेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज that T.S. Eliot contrast with Dryden and Milton in the metaphysical poets?
टी.एस. एलियट ने द मेटाफिजिकल पोएट्स में 2 फ्रेंच लैंग्वेज के मास्टर्स के बारे में बात कही है, जिनकी तुलना उन्होंने ड्राइडन और मिल्टन से की है। तो वो 2 ग्रेट फ्रेंच मास्टर कौन है? राइट ऑप्शन 3 बी एंड सी, जीन रैसिन एंड चार्ल्स बॉडेलेयर। ये 2 ऐसे मास्टर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। जीन रैसिन के बारे में देखते हैं। ये फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं 17th सेंचुरी के फ्रांस के, और चार्ल्स बॉडेलेयर जो हैं वो भी फ्रेंच पोएट है। ही इज नोन एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट टू। हिज पोएम एग्जिबिट्स मास्टरी इन द हैंडलिंग ऑफ राइम एंड रिदम कंटेन एन एक्सटोसिज्म। तो इनकी जो पोएट्री है वो मास्टरी इस्टेब्लिश करती है किसमें? राइम और रिदम में। और साथ में इनके पोएम में एक्सोटिज्म भी है, जो कि रोमांटिक्स के वहाँ से लिया गया है, लेकिन ये रियल लाइफ के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। Hence, according to Eliot, the 2 great masters of French language are Jean Racine and Charles Baudelaire. Next question: which 2 terms from among the following are especially linked to the work of Pierre Bourdieu? तो इनमें से वो 2 टर्म्स हैं जिसको सेलेक्ट करना है, जो कि पियरे बॉर्डियू के वर्क से स्पेशली लिंक्ड है। राइट ऑप्शन 2 ए एंड डी, हैबिटस डिस्टिंक्शन। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं पियरे बॉर्डियू के बारे में। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। बॉर्डियू ये बिलीव्स करते हैं कि कल्चरल कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब किसी इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल परस्यू करता है पावर और स्टेटस को सोसाइटी में, और वो भी पॉलिटिक्स या दूसरे माध्यम से। हैबिटस ये एक थियरी है पियरे बॉर्डियू की। कंसिस्ट बोथ द हेक्सिस द टेंडेंसी टू होल्ड एंड यूज वंस बॉडी इन अ सर्टेन वे, such as posture and accent and more abstract mental habits. तो हैबिटस बिलोंग करता है बॉडी के सर्टेन वे को, जिसमें पोस्चर और एक्सेंट आते हैं, और साथ में एब्स्ट्रैक्ट मेंटल हैबिट भी आता है। स्कीम ऑफ परसेप्शन आता है, क्लासिफिकेशन, एप्रिसिएशन, फीलिंग एज वेल एज एक्शन। ये सभी हैबिटस थियरी के एग्जाम्पल्स हैं। इट्स मीन इस थियरी में एक तरह से एक्सप्रेशन की बात कही गई है, बॉडी लैंग्वेज की बात कही गई है। डिस्टिंक्शन थियरी में क्या है? हाउ दोज इन पावर डिफाइन एस्थेटिक कॉन्सेप्ट्स लाइक गुड टेस्ट विद द कॉन्सिक्वेंस दैट द सोशल क्लास ऑफ अ पर्सन टेंड्स टू प्रेडिक्ट एंड इन फैक्ट डिटरमाइन हिज और हर कल्चरल इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो इनका कहना है कि वो लोग जो लोग पावर में होते हैं वो कैसे एस्थेटिक कॉन्सेप्ट को डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो पावरफुल लोगों की बातें ही लोग मानते हैं, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले's माइन्यूट ऑफ 1835 सॉट टू। अकॉर्डिंग टू मैकाले माइन्यूट ऑफ 1835, इनमें से वो कौन से ऑप्शंस हैं जो कि राइट हैं? तो राइट ऑप्शन विल बी 1 ए एंड डी। ऑप्शन ए में क्या है? प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स। तो ये सबको पता है कि मैकाले माइन्यूट जो है लॉर्ड मैकाले ने प्रेजेंट किया था 1835 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश नॉलेज पे ही इनका ज़्यादा फोकस था। इन्होंने सोचा कि यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट किया जाए इंडियन लोगों के बीच में, और इन्होंने स्टॉप एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क्स एंड स्पेंड्स फंड्स ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन। साथ में मैकाले ने यह भी कहा था कि जो 1 लाख की बात कही गई थी एक्ट 1813 में इंडियन लोगों के एजुकेशन पे स्पेंड करने की, तो मैकाले ने कहा कि वो पैसे जो हैं 1 लाख वो खर्च होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पे, इंग्लिश साइंस पे, इंग्लिश नॉलेज पे, न कि जो यहाँ की ओरिएंटल वर्क से मीन्स
इंडिया की जो भी वर्क्स हैं उसके पब्लिकेशन वगैरह में नहीं खर्च करनी चाहिए। मैकालेज माइन्यूट को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये 1835 में आया था। लॉर्ड मैकाले ने अपने माइन्यूट के थ्रू ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कैसे इंग्लिश जो है यहाँ का इंस्ट्रक्शन का मीडियम होना चाहिए। साथ में ये भी जस्टिफाई किया कि वेस्टर्न एजुकेशन ही इंडियन लोगों को क्यों दिया जाए। ही लैम्पोड इंडियन नॉलेज एंड लैंग्वेज, इन्होंने इंडियन नॉलेज और लैंग्वेज को बर्बाद कर दिया था। ही आल्सो बिलीव दैट वेस्टर्न साइंस वॉज फार सुपीरियर टू इंडियन, और साथ में मैकाले का ये कहना था कि जो वेस्टर्न साइंस है वो इंडियन साइंस से सुपीरियर है, अच्छा है। He wanted the government to spend money only on imparting Western education. He also advocated to educate only few Indians. साथ में इन्होंने ये भी दलील दी थी कि कुछ ही इंडियन लोगों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और वो एडुकेटेड इंडियन जो हैं वो बाकी इंडियन को एडुकेट करेंगे, और इस पॉलिसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्लीकेबल टू मेटा लैंग्वेज? तो इसमें से वो दो कौन से स्टेटमेंट है जो मेटा लैंग्वेज के लिए राइट है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 ए एंड डी। ए में क्या है? तो मेटा लैंग्वेज जो है वो एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, और इसे सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ए एंड डी। Let's see a little bit detail about meta language. What is it? Meta language is used to describe another language often called the object language. तो meta language जो है वो क्या करता है? दूसरे लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है जिसे ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। Expressions in meta language are often distinguished from these in the object language. तो जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट लैंग्वेज से थोड़ा डिफर होता है मेटा लैंग्वेज में। कैसे ये डिफर होता है? क्योंकि इसमें इटैलिक्स का यूज़ होता है, कोटेशन का यूज़ होता है, या दूसरे लाइन में राइटिंग की जाती है। मेटा लैंग्वेज में सेंटेंस और फ्रेज के स्ट्रक्चर को किसने डिस्क्राइब किया है? लिंग्विस्ट लोगों ने डिस्क्राइब किया, जिसमें रोमन जैकबसन है एंड अदर रशियन फॉर्मलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी रोट अ पोएम ऑन द माउंटेन्स, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिसेबल स्टेटमेंट अबाउट द एबव सेंटेंस? तो इसमें से वो कौन से दो स्टेटमेंट है जो कि एडमिसेबल स्टेटमेंट है किस बात को ऊपर दिए गए सेंटेंस को लेकर? हरी रोट अ पोएम ऑन द माउंटेन। राइट ऑप्शन विल बी 2 बी एंड सी। हरी रोट अ पोएम ऑन द माउंटेन स्टेटमेंट ये जो है द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकल एम्बिग्विटी। तो ये लेक्सिकल एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल है हरी रोट अ पोएम ऑन द माउंटेन। सॉरी, इट्स स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल है द सेंटेंस इन्वॉल्व्स 2 डीप स्ट्रक्चर, और इस सेंटेंस में 2 डीप स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। तो हरी रोट अ पोएम ऑन द माउंटेन्स ये एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे है ये। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म जो है is a method of interpreting, analyzing such things as language, literature and society, which focuses on contrasting ideas or elements of structure and attempt to show how they relate to the whole structure. तो इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए कि ये एक तरह से मेथड है इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का लैंग्वेज, लिटरेचर और सोसाइटी को, जो फोकस करता है आइडियाज़ और एलिमेंट, किसके आइडियाज़ और एलिमेंट के स्ट्रक्चर के, और ये साथ में उसको रिलेट करता है होल स्ट्रक्चर से। एम्बिग्विटी 2 टाइप्स के होते हैं, लेक्सिकल और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी में क्या आता है? व्हेन मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट वर्ड्स कैन कंबाइंड इन मोर देन वन वे। तो जो कंपोनेंट वर्ड्स होता है उसका मीनिंग जो होता है एक से ज़्यादा हो कंबाइंड वर्ड के मीनिंग। लेक्सिकल एम्बिग्विटी में क्या आता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्बिग्विटी ऑफ अ वर्ड। तो जो वर्ड होता है उससे एम्बिग्विटी निकलती है, और यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड्स की एम्बिग्विटी होती है स्ट्रक्चर में, और लेक्सिकल में वर्ड की एम्बिग्विटी होती है। हियर इज द एग्जांपल, दे वेंट टू द बैंक। अब यहाँ पे बैंक जो वर्ड इस एग्जांपल में, उसके 2 मीनिंग निकल के आते हैं, ईज ऑफ रिवर, नदी का किनारा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या फिर वो बैंक जनरली सब लोग जानते हैं जहाँ पे लोग पैसे के लिए
पैसे के लेन देन के लिए आते जाते हैं।